मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे, लास्ट में देखे थे हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आज हम लोग एक छोटा सा पार्ट को खत्म करके आज हम लोग का रैंक की बारी है। तो बहुत ही शानदार क्लास, और तुमको जान के हैरानी होगी कि रैंक से लगभग जितना भी अब जो मैट्रिक्स का थ्योरी वगैरह आएगा सारा चीज रैंक पर डिपेंड होगा। तो आज हम लोग एक छोटा सा थ्योरम बनाने के बाद हम लोग शुरू करेंगे, रैंक पर काम करेंगे। तो हम लोग देख चुके थे ए और बी, हम लोग देखे थे। लास्ट थ्योरम क्या था जी? ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, देन ए बी एंड बी आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, शायद इसको नहीं किए थे हम लोग। इफ थ्योरम है, इफ ए एंड B are n-road orthogonal matrix AB and BA are also orthogonal. AB and BA are also orthogonal. इसे हमने प्रूफ करना है। तो मेरे को दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देखो। अब तुम लोग समझदारी से काम करो और अलजेब्रा नजदीक है तुम्हारे। क्या क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है उसे पकड़ो। हमारे पास दिया हुआ है ए और बी दोनों एन रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सिंस ए एंड बी are both n-road orthogonal matrix, ये दिया हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे, सबसे पहले तुम देख रहे होगे कि ए बी और बी ए का भी बात आ रहा है। तो हमने पहले ही बताया था कि कभी भी ए बी और बी ए का बात आए, मतलब मैट्रिक्स में प्रोडक्ट का बात आए, तो सबसे पहले प्रोडक्ट को हम लोग एग्जिस्ट कराते हैं। तो यहां पर प्रोडक्ट का एग्जिस्टेंस स्वाभाविक रूप से आ गया है, चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर यहां पर ऑर्थोगोनल काट देते हैं, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए बी इज ऑल्सो एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। बता दिया, ओके। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में तुम जान रहे हो, सिंस यहां पर बताएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ऑल्सो डिटर्मिनेंट बी नॉट इक्वल टू 0। अगर ये दोनों नॉन जीरो है देन पक्का है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ऑल्सो नॉन जीरो होगा। ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो दोनों का प्रोडक्ट नॉन जीरो। हेंस ए बी इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर, ए बी इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर बना दिए। नाउ मेरे पास ए बी का डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश, ये भी है मेरे पास। हम लोग को बनाना है ए बी को और बी ए को ऑर्थोगोनल बनाना है। तो ऑर्थोगोनल बनाने के लिए ए बी का डैश इंटू ए बी, तुम जान रहे हो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हम लोग सीखे थे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ बोले थे कि ए डैश इंटू ए बराबर आई आना चाहिए। ए बी डैश इंटू ए बी निकाले, इसको हम लोग ए बी डैश के स्थान पर पुट कर सकते हैं। बी डैश ए डैश इंटू ए बी, हमें आई बनाना है। ऑब्वियसली तुमको दिखाई दे रहा होगा बी डैश ए बी, बी डैश ए डैश ए बी की जगह आई, चूंकि दिया हुआ है ए और बी दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल में यहां पर बता देंगे, ए इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल दैट इज ए डैश ए बराबर आई मेरे पास है। बी
अब आई को किसी से गुना करेंगे हम लोग तो बी डैश इंटू बी आएगा। यहां पर बता देंगे आई बी बराबर बी आएगा। बी डैश बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं आई, क्योंकि बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ऑल्सो ऑर्थोगोनल। तो हमने देखा कि ए बी डैश इंटू ए बी बराबर आई आया, हेंस ए बी इज ऑर्थोगोनल, ए बी इज ऑर्थोगोनल। सिमिलरली वी कैन प्रूव, इसको बाकी बात सिमिलरली लिख देते हैं हम लोग। सिमिलरली वी कैन प्रूव बी ए इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। तो बी ए ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, एक बार हिंट सुन लो। बी ए को ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले बताना होगा बी और ए चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर है, तो बी ए का प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी एक एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दैट्स इट। तो इसका आ गया। अगर हमें बी ए को बनाना है ऑर्थोगोनल, बी ए को अगर ऑर्थोगोनल बनाना है तो तुम जान रहे हो, यहां पर हम लोग बात करेंगे बी ए का डैश इंटू बी ए को लेके चलेंगे और आई बना देंगे। मेरे पास बी ए का डैश का फॉर्मूला भी रहेगा ट्रांसपोज वाला, ताकि उसे हम यूज कर पाए। उससे पहले उसको नॉन जीरो दिखाना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए, दोनों नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए भी नॉन जीरो होगा, इसलिए बी ए इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर। बाकी बात बी ए को बनाना आसान है तुम्हारे लिए। जब भी अलजेब्रा में इस तरह का यूज करेंगे, इसको बगल में जरूर बताएंगे कि देखो यहां से हमने यूज किया है। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो जस्ट उसका सटा हुआ है, तुम देखो यहाँ आई बी के जगह में बी सटा हुआ है, बी ऑर्थोगोनल सटा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग डेफिनेशन को बगल में लिखते जाते हैं, उसका हिंट को, ताकि हमने कहां से उसको लिखा है। ये एसोसिएटिव लॉ से लाया है, इसको भी लिख सकते हो। बाकी बात नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम लोग यहीं पर खत्म होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। चलो ले लो तो। हाँ सर ले लिए। ओके, अब हम लोग पहले ही बताए थे कि ऑर्थोगोनल और यूनिटरी में क्या अंतर है। तो ऑर्थोगोनल और यूनिटरी में अंतर है कि ऑर्थोगोनल में हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं और मतलब ए डैश लेते हैं, और यूनिटरी में कंजुगेट ट्रांसपोज लेते हैं, जिसको हम लोग ए स्टार या ए थीटा से भी डिनोट करते हैं। बस इतना ही काम है उसमें, बाकी बात सेम टू सेम काम है। नेक्स्ट आता है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स बोलता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी इफ ए का पावर थीटा ए बराबर आई। तुम देख रहे हो ए का पावर थीटा क्या है, तो वो कंजुगेट ट्रांसपोज है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और इलेबरेट कर लेते हैं। सिंस ये हो गया यहां तक, सिंस ए थीटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बार, तुम जान रहे हो, एंड ए थीटा ए बराबर ए थीटा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देयरफॉर इफ ए थीटा ए बराबर आई, तो आ गया डिटर्मिनेंट ए का कंजुगेट बराबर 1। अगर इसका डिटर्मिनेंट लगाएं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाएं, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। फॉर ए मैट्रिक्स टू बी यूनिटरी इट मस्ट बी नॉन सिंगुलर।
इट मस्ट बी नॉन सिंगुलर, तुम देख पा रहे हो। हेंस ए थीटा ए बराबर आई इंप्लाई दैट ए थीटा बराबर भी आई होगा। तो ये तुम देख रहे हो कि ए थीटा का डिटर्मिनेंट लें या ए डैश का डिटर्मिनेंट निकालें, ए बार का बात बराबर है, एंड इसका अगर डिटर्मिनेंट निकाले तो ये दो भाग में टूटेगा। Therefore, if a थीटा a इंटू आई बराबर आई दिया हुआ है तो दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट लगाते हो और ब्रेक करते हो तो ब्रेक अगर करोगे इसको तो ऐसे बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ आई, इसको ब्रेक करोगे, इसको अगर ब्रेक करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर इसका 1 हो गया। ए थीटा का वैल्यू हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ए बार के बराबर है, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया 1 आया, मतलब सीधे मस्ट बी नॉन यूनिटरी आया, इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर है। अगर ए थीटा ए बराबर आई दिया हुआ है तो ए थीटा बराबर भी आई होगा। इतना जान लिया हम लोग। चलो यहीं पर हम लोग यहीं पर हम लोग का यूनिटरी काम तमाम होता है। एक दो होम टास्क देखिए, हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। लास्ट चल रहा है होमवर्क में, छोटा सा होमवर्क है, ज्यादा बड़ा नहीं है। वेरीफाई दैट 1/2 1/3 है, 1/3 1/3 मैट्रिक्स है 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1 इज ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल मतलब इसको ए मानेंगे, इसका ए डैश निकालेंगे, ए इंटू ए डैश बराबर अगर आई आया तो ओके है। एक सवाल हो गया। दूसरा, प्रूव दैट 1 प्लस आई बाई 2 minus 1 plus I by 2, 1 plus I by 2, 1 minus I by 2 is unitary। यूनिटरी मतलब ए थीटा निकालेंगे, ए थीटा जानते हो, ए थीटा का वैल्यू तुम बढ़िया से पहले ही बता चुके हैं कि अगर इसका ट्रांसपोज का कंजुगेट लो या फिर इसका कंजुगेट का ट्रांसपोज लो, बात बराबर है। तो सब निकालना जानते हो, ए मानोगे, ए थीटा का वैल्यू निकालोगे, उसको ए से गुना करोगे, आई के बराबर आया तो सब ओके है। तीसरा ऑल और होमवर्क है, ई एल आर एम आर एन आर, जहां पर R का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3, तुम जान रहे हो L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3 be the direction cosines of 3 mutually perpendicular lines referred to an orthogonal Cartesian coordinate system prove that matrix L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 is an orthogonal matrix. Let us discuss about the third one. कि थर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं। तनु थोड़ा ले लो तो उसके बाद इस पर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ सर, ले लिए। ओके हाँ, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है तो ये तुमसे बन जाएगा हाँ या ना, ऑर्थोगोनल है। यस सर। यस सर। हाँ बन गया। ये
ये बन जाएगा यूनिटरी। दूसरा भी बन जाएगा। यस सर। ओके, चलो कोमल तुमसे पूछ रहे हैं थर्ड वाला में तुम क्या करोगी, जरा पढ़ो क्वेश्चन बाबू। If L, R, M, R and R, where R equals to 1, 2, 3, Okay. be the direction cosines of three mutually perpendicular lines referred to an orthogonal Cartesian coordinate system, then prove that L1, M1, N1, L2, M2, N2, L3, M3, N3 is an orthogonal matrix. क्या करोगी तुम, जल्दी बताना। सर इसको हम लोग लेट ए मान लेंगे। वेरी गुड। इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। बहुत अच्छा है। उसके बाद दोनों को इनटू कर देंगे और इक्वल्स टू हम लोग मतलब आई 3 into 3 मैट्रिसेस है तो हम लोग I3 के इक्वल मान लेंगे, निकाल लेंगे। कैसे आएगा I3 बताओ, यहाँ पढ़ो ना जी, पढ़ो, ये सब दिया हुआ का है, पढ़ो चलो। डायरेक्शन को साइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मतलब सर मतलब L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। रुको, और L1 L2। हाँ, यहाँ पर डायरेक्शन को साइन दिया हुआ है, मतलब L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर बराबर 1, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर बराबर 1। ये तो डायरेक्शन को साइन से आ गया। नेक्स्ट बोला है म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, बोलो। तो L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो जाएगा। वेरी गुड, तो यहीं पर पकड़ना था। अब ये सवाल बन जाएगा। यस सर। तो ऐसे करके तुमको क्वेश्चन को नजर डालना है अच्छा से, घबराना कतई नहीं है। अगर तुम्हारे पास, मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, तुम्हारे पास 3D का नॉलेज है, बेसिक नॉलेज 3D का, अंदर का नॉलेज नहीं, 3D का बेसिक नॉलेज कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, अगर तुम्हारे पास है और तुम जान रहे हो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस क्या बोलता है, अरे भाई तुम तो इसमें चोरी भी कर सकते हो ना। ए डैश दोनों निकाल लिया, दोनों को गुना कर लिया, गुना करने के बाद I3 आने वाला है। I3 एक यूनिट मैट्रिक्स होता है भाई, 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट छोड़कर 0 0 0 बिठा दो, उसके बाद देखो ना क्या दिया हुआ है। तो ये तुम्हारे हाथ में, ये तीनों क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में है। इसको हम लोग बनाएंगे, इसको हम लोग बनाना है, होमवर्क में है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो ले लो। तो तनु हो गया, तनु हाँ सर ले लिया। ओके, तो इस तरह से तुम देखोगे कि ये एक आसान सवाल हो सकता है। तो क्वेश्चन देखने में वैसा लगता है, वैसा रहता नहीं है। तुमको क्वेश्चन के अंदर में सारा जानकारी मिलेगा, उस जानकारी को तुम यूज करो, और वो जानकारी मोस्ट बेसिक जानकारी होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज अंदर में यूज नहीं होता है। अगर मैट्रिक्स में 3D का यूज हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरा बात को, अगर मैट्रिक्स में 3D का यूज हो रहा है तो 3D का वो बेसिक यूज करेगा हमेशा। कोई भी 3D का बड़ा कंसेप्ट लेके मैट्रिक्स के अंदर सवाल नहीं रहेगा, या 3D में अगर मैट्रिक्स का यूज होगा तो मैट्रिक्स का जो बेसिक आइडिया है वही यूज होगा। कैलकुलस में अगर डिटर्मिनेंट का यूज होता है तो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो हमेशा तुम्हारे पास अगर बेसिक आइडिया है तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी हैव द न्यू चैप्टर दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा से समझोगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना। यहां से लगभग पूरा का पूरा मैट्रिक्स किताब इसी पर डिपेंड रहेगा, रैंक पर। अगर रैंक निकालने तुमको नहीं आया तो मैट्रिक्स को तुम नहीं सीख पाओगे। मैट्रिक्स का चैप्टर तुमसे आगे बहुत दिक्कत करेगा, थ्योरम्स भी दिक्कत करेगा। अब आ जाते हैं हम लोग, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो यह बात की बात है, पहले जानो कि 3 मेथड से हम लोग रैंक निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, 3 मेथड से। इसमें एक होता है बाय डेफिनेशन, जो कि माइनर कोफैक्टर पर बेस्ड होता है, बाय डेफिनेशन। दूसरा आएगा इक्लॉन फॉर्म, इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स,
जो कि सबसे बेहतरीन तरीका है निकालने का रैंक, आसानी से निकाल पाएंगे। इक्लॉन फॉर्म से, इक्लॉन फॉर्म परीक्षा में इसका यूज ज्यादा होगा। इसको इंडिपेंडेंटली नहीं पूछा जाएगा कि इक्लॉन फॉर्म से आप रैंक निकालिए। हाँ, इसका यूज सबसे ज्यादा है पूरा मैट्रिक्स में। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है, उसका अनदर वे होता है कैनोनिकल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को कभी कभी कैनोनिकल फॉर्म भी बोला करते हैं। तो वो तीनों मेथड से हमें रैंक निकालने सीखेंगे, जो बाय डेफिनेशन है वो चूंकि लेंथी प्रोसेस है तो उसको हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे। हम लोग सीखेंगे लेकिन ज्यादा यूज नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा इक्लॉन फॉर्म, उसके बाद आके आएगा नॉर्मल फॉर्म को कभी कभी हम लोग कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। तो चलो पूछ लेते हैं, रूपल आवाज आ रही है हमारी? क्या तुमने रैंक पढ़ा है? यस सर। नो सर। नो? अरे मैडम पढ़ाई है ना जी रैंक। कैटो मेथड रैंक का पढ़े हो? पता नहीं सर, हम नहीं देखा रैंक। अच्छा, और कौन क्लास करता है जी? हाँ, तन्नू पूरा क्लास करती है। तन्नू जरा रैंक का डेफिनेशन बताना। सर नहीं करते हम क्लास। अरे हमको गुप्त सूत्रों से पता चला है कि क्लास करती है तुम। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले एक आएगा सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। चलो, सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसा कि तुम जान रहे हो कि हम लोग सब मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। सब मैट्रिक्स हमने बताया था, सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स से कुछ रो और कुछ कॉलम को लीव करने पर जो मैट्रिक्स मिलता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसे ही बोलते हैं हम लोग सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब किसी थर्ड ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है, उसका एक रो एक कॉलम को हटाएंगे तो सेकंड ऑर्डर का मिलेगा, इसको बोलेंगे सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। और सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स, और सब मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स अपने आप में भी एक सब मैट्रिक्स होता है। तो हम लोग सब मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। सपोज A is any matrix of the type M cross n। मान लिया कि एक मैट्रिक्स है जिसका टाइप M cross n है, then a matrix obtained by leaving some rows and columns, some rows and columns from A is called submatrix. Leaving some rows and columns from A is called submatrix of A. The matrix A itself is a submatrix of A। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, A बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का। ये चाहे तो हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, D1 D2 D3 ऐसे भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 रो है, 4 क्रॉस 3, 4 रो 3 कॉलम। तो बोला है कि कोई मैट्रिक्स से कुछ रो या कुछ कॉलम को अगर हटाएंगे आप तो सब मैट्रिक्स ऑफ ए जो मिलेगा, मान लेते हैं एक रो और 0 कॉलम को हटाएं, एक रो और
चलो एक कॉलम को हटाए, एक रो और एक कॉलम को हटाए, एक रो एक कॉलम, तो बचा B2 B3 C2 C3 D2 D3। गौर से देखो, 3 रो 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2, तो इसको बोलेंगे सब मैट्रिक्स ऑफ ए। अगर चाहें इसको हम लोग A1 नाम दे दें, A2 अगर हम लोग चाहें तो सिर्फ एक रो और 0 कॉलम को हटाएंगे, एक रो और 0 कॉलम को हटाएंगे तो कितना बचेगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3, इस तरह से मिलेगा। एक रो को हटा दिए, 0 कॉलम को हटा दिए, तो ये 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। यह भी होगा सब मैट्रिक्स ऑफ ए। और ये बोला गया है कि एक इसी का सब मैट्रिक्स A3 होगा, जो कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3, यह मैट्रिक्स ए के बराबर है। मतलब ये बोला गया था कि 0 रो और 0 कॉलम को हटाने पर मैट्रिक्स इटसेल्फ मिलेगा। ये बोले थे कि द मैट्रिक्स इटसेल्फ इज ए सब मैट्रिक्स, तो ये ए मैट्रिक्स इज इटसेल्फ इज ए सब मैट्रिक्स सिंस it can be obtained by 0 row and 0 कॉलम। ये हमने बात किया सब मैट्रिक्स का। तो एक मैट्रिक्स के कई सारे सब मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो तुम लोग को इतना ही बोलना है कि let us take a matrix of order n cross n or n cross n, whatever be order is, doesn't matter in this case, then by leaving some rows and columns, either 1 row 1 column, either 2 row 1 column, either 3 row 1 column, either 0 row 0 column, the remaining matrix obtained is called sub matrix of the matrix। इसका यूज बहुत ज्यादा आने वाला है। तो सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स यही है। ले लो तनु। हाँ सर, ले लिया। ओके, ये रहा सब मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रैंक को समझने के लिए। हम लोग रैंक का डेफिनेशन बनाने के लिए मूव कर रहे हैं कि रैंक होता क्या है। बहुत ही शानदार चैप्टर, एक बार रैंक समझ गए मैट्रिक्स का किताब तुरंत खत्म हो जाएगा, दिक्कत कहीं नहीं आने वाला है। एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। नेक्स्ट आता है माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स में। तुम जान रहे हो, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। माइनर का मतलब होता है, इसको सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि आएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। सबसे पहले इसे हम लोग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लिए। तो यहां पर काहे ऐसा करते हैं, तो यहां लिखते हैं हम लोग वी नो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पर कारण भी है, पोजेसेस ए डिटर्मिनेंट, पोजेसेस ए डिटर्मिनेंट। मतलब हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स पोजेज करता है एक डिटर्मिनेंट को। तो वी नो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स पोजेज डिटर्मिनेंट। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कोफैक्ट माइनर निकालने के लिए माइनर ऑफ A1 में, माइनर में साइन से कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, मिल जाता है B2 B3 C2 C3, इस टाइप का माइनर मिलेगा। माइनर ऑफ A2 इसको छोड़ देंगे,
मिल जाएगा B1 B3 C1 C3 इस तरह का माइनर मिलेगा। माइनर ऑलवेज बीन स्क्वायर फॉर्म 2x2, जितना भी स्क्वायर फॉर्म निकल सकता है सारा माइनर कहलाएगा। और माइनर में हमेशा से याद रखना है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक 3x3 का जो स्क्वायर डिटर्मिनेंट है अपने आप में एक माइनर होता है, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर जो आएगा, जिससे हम लोग को मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर माइनर जो बनेगा इसका, वो खुद का एक बनेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। माइनर हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर माइनर इसका जो बनेगा वो 3x3 का बनेगा। बाकी बात जितना भी है 2x2 का है। तो चलो एक मैट्रिक्स का हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A बराबर हम लोग ले लेते हैं 4x5 का, मतलब जिसका 4 रो रहेगा और 5 कॉलम रहेगा। तो ले लो 2 0 1 3 5 कॉलम है ना, -1 2 5 2 1 2 3 4 1 1 0। एक और ले लेते हैं, 4 रो है ना, -1 -2 3 0 4 आ गया। तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर बनेगा, याद रखना है स्क्वायर फॉर्म में हमेशा, चाहे वो किसी रो या किसी कॉलम को हटाने से बना हो। तो इसमें हम लोग हाईएस्ट ऑर्डर माइनर जो मिलेगा, इफ वी लीव एनी कॉलम, इफ यू लीव एनी कॉलम, एक कॉलम को हटाने से फ्रॉम ए, मान लिया ये कॉलम इसको हटाए तो क्या मिलेगा हम लोग का A1 बराबर क्या मिलेगा, गौर से देखो। तो सबसे पहले इसे डिटर्मिनेंट में चेंज करके इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा वो डिटर्मिनेंट के रूप में ही आएगा। तो एक इसको हटा दिया मान लो, तो मिला 2 0 1 3 2 5 2 1 3 4 1 1 -1 -2 3 0। इसको हटाए, ये मिला। अब हटाना चाहते हैं, मान लो इसको हटाना चाहते हैं, तो मिलेगा 0 1 3 -1 5 2 1 2 4 1 1 0 -2 3 0 4। तो कई सारा माइनर तुमको मिलते जाएगा, लेकिन उस सारे माइनर में हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कितना ऑर्डर का बनेगा, तो ये बनेगा 4x4 का, ये भी बनेगा 4x4 का। देख रहे हो 5x5 आ नहीं सकता, ये 5 कॉलम है, तो एक कॉलम को अगर हटाते हैं तो 4x4 के हाईएस्ट ऑर्डर माइनर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर से हमें मतलब है, इसलिए हम बता रहे हैं हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का बात। और भी इसको हटाएंगे, ये 3 मिलेगा, सारा डिटर्मिनेंट है, इसको हटा दो 2 2 3 -1 1 2 1 3 3 1 1 0 -1 2 0 4, ये भी 4x4 का है। तो सारे माइनस हैं, ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन उसका माइनर हमेशा डिटर्मिनेंट में होगा, और वो हमेशा डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट है मतलब स्क्वायर फॉर्मेट में होगा, डिटर्मिनेंट है मतलब स्क्वायर फॉर्मेट में होगा। इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 5x5 हो नहीं सकता, तो 4x4 ही आएगा हाईएस्ट ऑर्डर माइनर। तो हमें हाईएस्ट ऑर्डर माइनर से मतलब है, चाहे कितना भी निकल के क्यों ना रहा होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर माइनर को पकड़ना चाहिए। अब मान लेते हैं एक सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल 2 मान लेते हैं। एक हम लोग का एक ए दिया हुआ है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 नहीं हटाओ C1 C2। चलो बोलो इसका माइनस कितना ऑर्डर का बनेगा, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 2x2 का बनेगा। तो A1 बन जाएगा तुम्हारा, डिटर्मिनेंट बनेगा हमेशा A1 A2 B1 B2, A2 बन जाएगा A1 A2 C1 C2, A3 बन जाएगा B1 B2
C1 C2, तो तुम देख पा रहे हो ये सारे कहलाएगा माइनस ऑफ ए, सारा कहलाएगा माइनस ऑफ ए। तो ऐसे करके हम लोग माइनस को समझते हैं। हमें कोफैक्टर से है मतलब नहीं है, हमें मतलब है माइनस से। अब हम लोग जो है माइनस को सीख चुके, तो हम लोग रेडी हैं मैट्रिक्स का रैंक का डेफिनेशन तैयार करने के लिए। तो एक डेफिनेशन हम लास्ट में लिखेंगे और तुम लोग से पूछेंगे कि इससे तुम लोग क्या समझे। ले लो तुम लोग। हाँ सर, ले लिए। देख लो सही आया ना? हाँ सर, आ गया। ओके। तो अभी तक हम लोग माइनस को समझ रहे थे। माइनस, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। हमें हाईएस्ट ऑर्डर माइनर से ही मतलब है। तो अभी तक हम लोग माइनर समझे। नाउ वी आर रेडी फॉर रैंक। तो रैंक का जो डेफिनेशन है वो जरा गौर से देखना। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑलवेज इसका डेफिनेशन वीवीआई होता है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, तुम लोग समझ के बताना। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वैनिशिंग माइनर of the matrix. Rank of a matrix is denoted by रो। इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो हम लोग इफ ए बी द मैट्रिक्स then its rank is denoted by रो ए। तो इसका मतलब कोई अगर समझाओ तो हम समझ सके। चलो प्रियांशु जरा समझाना इसका मतलब। सर माइनर जीरो नहीं होना चाहिए, माइनर जीरो नहीं होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। अच्छा। 4:3 है ना? हाँ, तो 3:3 माइनर 3:3 का माइनर निकालेंगे और जीरो नहीं होना चाहिए, तब तो इसका रैंक हो जाएगा 3। तो रैंक जो है उसका ऑर्डर कहलाता है। तो कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, उस मैट्रिक्स का हम लोग का निकाल लेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर निकालेंगे। अगर वो नॉन वैनिशिंग है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, तो वही उसका रैंक कहलाएगा। तत्काल हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल के द्वारा इसको शो कर लेते हैं। एग्जांपल, लेट ए बराबर दिया हुआ है, मान लो 1 2 3 2 3 4 0 2 2। इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कितना है? 3 क्रॉस हाईएस्ट ऑर्डर माइनर 3 क्रॉस 3 है। 3 क्रॉस 3 है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे 1 2 3 2 3 4 0 2 2। इसका डिटर्मिनेंट जो आया है बराबर 2 आया है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो रैंक होगा, 3 रैंक जो होगा, जो इसका ऑर्डर होगा वही उसका रैंक होगा। 3 क्रॉस 3 का है तो इसका 3 है। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर एक ही बन रहा है। अगर ये 0 आ जाता तो हम लोग उसका नेक्स्ट ऑर्डर को तलाशते। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल 1 था। एग्जांपल 2 में आते हैं। ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 3 4 5 4 5 6। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग, तो आएगा 1 2 3 3 4 5 4 5 6। इसका डिटर्मिनेंट जो आया है वो 0 आ गया है। इसका मतलब है कि हेंस इट्स रैंक मस्ट बी क्या? लेस देन 3 से छोटा होगा। अब उसका सेकंड ऑर्डर माइनर निकालना शुरू करो, तो सेकंड ऑर्डर माइनर बहुत सारा बनेगा। मान लिया जाए A1, एक कॉलम को हटा देंगे, एक रो एक कॉलम को हटा दो, कुछ भी ले लो ना। 1 2 3 4 A2 बहुत सारा बनेगा। तो उसमें से हमको सबसे मतलब नहीं है,
कोई भी एक नॉन जीरो आ जाना चाहिए। तो 4 में से क्या -2 देख रहे हो, -2 जो कि नॉट इक्वल टू 0। आगे टेस्ट करने का जरूरत नहीं है। अगर ये 0 आता तो जितना भी माइनर होता सबको हम लोग चेक करते। तो इसका जो रैंक आया, रैंक ऑफ ए दैट इज रो ए बराबर इस केस में आ गया 2, क्योंकि यही नॉन वैनिशिंग है, नॉन वैनिशिंग माइनर। तो नॉन वैनिशिंग माइनर का जो ऑर्डर होगा वही कहलाएगा उसका रैंक। नॉन वैनिशिंग माइनर का जो ऑर्डर होगा वही कहलाएगा उसका रैंक। अगर ये 0 आता, ये भी 0 आता तो कई सारा बनेगा, 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 4 5 2 3 5 6 4 5 5 6 3 4 4 5। तो इसीलिए इसको लेंथी प्रोसेस माना जाता है, लेकिन इसका यूज थ्योरेटिकल पार्ट में, थ्योरम वाले पार्ट में पूरा होगा। थ्योरम वाले पार्ट में इसका पूरा यूज होगा। अगर ये नॉन वैनिशिंग नॉन जीरो आ जाता है तो इसका जो ऑर्डर होगा वही उसका रैंक कहलाएगा। इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज 3, इसलिए इसका रैंक जो कहलाया वो 3 कहलाया। इसका नॉन वैनिशिंग -2 है, जो नॉन जीरो है, इसलिए रो ए बराबर 2 है। ले लो तनु, तनु। हाँ सर ले लिए, हाँ सर ले लिए। तो जैसा कि तुमने देखा, रैंक का डेफिनेशन को ऑलवेज दिमाग में रखना। तो रैंक पर हम लोग अगला क्लास में डिटेल क्लास करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता हो इस बृहस्पतिवार को क्लास तुम लोग का रह सकता है इसी टाइम पर। तो हो सकता है मे भी, अगर टाइम होगा तो हम बता देंगे जैसा होगा। तो रैंक पर हम लोग क्लास जारी रखेंगे, क्योंकि रैंक का लगातार क्लास होना जरूरी है। मिलेंगे हम लोग कल एक बार फिर अपने क्लास में। चलो बाय बाय सबको।